धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा बेबाक अंदाज। अक्कड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। जो मैं कहता हूं वो मैं नहीं करता हूं, और जो मैं नहीं कहता हूं वो मैं करता हूं। ये डायलॉग एक फिल्म में अक्षय कुमार ने बोले थे। फिल्म का नाम भी आपको याद होगा, रावड़ी राठौर। तो क्या रावड़ी राठौर बन चुका है दुनिया के सबसे बड़े सुपर पावर देश का राष्ट्रपति ट्रंप? जो कहता वो करता नहीं है, और जो नहीं कहता वो कर देता है। कह रहा था कि अभी 15 दिन तक वो कोई फैसला नहीं ले रहा कि ईरान पर हमले करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन आज सुबह उसने जिस तरीके से हमले कर दिए हैं, और उसके बाद नेतन्याहू ने उसको बधाई दी है, और उसके साथ जो उन्होंने एक नया जुमला उछाला है, डेथ अमेरिका, डेथ इसराइल का, कि इसीलिए हमने ईरान को निशाना बनाया है, इसके पीछे एक लंबी कहानी शुरू हो गई है। सवाल यह भी उठ रहा है कि ईरान अब क्या करेगा, और ईरान के अलावा जो अरब देश हैं या रूस है, चाइना है, उनकी क्या भूमिका रहने वाली है। और परमाणु ऊर्जा जो काफी महत्वपूर्ण है आज के दौर में, हर देश परमाणु ऊर्जा से माइनिंग करना चाहता है, मेडिकल के सेक्टर में परमाणु ऊर्जा का इस्तेमाल कर रहा है। परमाणु ऊर्जा से ईरान को रोकने की जो एक कोशिश है, क्योंकि वो तो इनकार कर रहे हैं कि हम परमाणु हथियार बनाना ही नहीं चाहते, तो इसे कैसे देखा और समझा जा सकता है, विस्तार से हर पहलू आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। क्योंकि हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। क्या खबर सुनकर आपको कोई हैरानी हुई कि अमेरिका ने रात में अपने B-2 बॉम्बर से ईरान के 3 परमाणु संयंत्रों पर हमले कर दिए, या आपको पता था कि ये तो करेगा ही ऐसा? 100% तो कोई भी श्योर नहीं था कि करेगा ही, लेकिन लग रहा था कि यह 15 दिन वाला इसका नाटक है, वैसे ही जैसे इजराइल ने नाटक किया था। और खासकर उस समय जब ईरान और अमेरिका के बीच से द्विपक्षीय वार्ता चल रहा था, लास्ट वाला ओमान में हुआ था। और इस बार जहां तक की बात है, इन्होंने B-52 स्टेल्थ बॉम्बर, जिसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, उसका इस्तेमाल किया है। और खास तरह के बॉम्ब का इस्तेमाल किया है जिसको कहते हैं बंकर बस्टर बॉम्ब, यानी बंकर को तोड़ने का, काफी नीचे तक आक्रमण करने का GBU-57 बॉम्ब के नाम से है। और ये काफी भारी वो है, 30,000 kg का बॉम्ब, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये 12 इसने 3 ठिकानों पे किए, इस्फान और बाकी सब जो जगह है वहां पे किए। और इसके साथ साथ उन्होंने नेवी से भी इस्तेमाल किए, क्रूज मिसाइल छोड़े, और उनकी संख्या 30 बताई जाती है, TLAM करके है। और यह भी नतांज और उस जगह पे बाकी तीनों जो भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज वाले हैं वहां पे इन्होंने आक्रमण किया। हालांकि ईरान के जो एटॉमिक एनर्जी के हेड हैं और ईरान के लीडर्स ने कहा है कि कोई खास क्षति नहीं पहुंची है। लेकिन मुख्य सवाल यह नहीं है, मुख्य सवाल यह है कि अब सीधे कि सीधे अमेरिका, जिसका अंदाजा हमें कहीं ना कहीं से हो रहा था, वह हो चुका है कि अमेरिका एक बहुत ही धूर्त, मक्कार और युद्धजीवी, इस शब्द का मैं या इस जुमले का मैं जानबूझ के इस्तेमाल कर रहा हूं, युद्धजीवी साम्राज्यवादी देश है जो बिना युद्ध के नहीं टिक सकता। अपनी जनता को मूर्ख बनाने के लिए, मुनाफाखोरी के लिए, पूरे विश्व भर में अपना दबदबा करने के लिए, विश्व बाजार पे कंट्रोल करने के लिए, और खासकर तब जबकि उसके नेता, जो राजनीतिक नेता है, वह वास्तव में खुद ही पूंजीपति है, मोनोपोली कैपिटलिस्ट है। और वैसे हालत में यह चीज बहुत आश्चर्यजनक की बात नहीं है। और इस टाइम की बात है, 1979 के बाद से दोबारा आक्रमण किया है। हम इस पे आएंगे कि दुनिया के भिन्न भिन्न तथाकथित बड़े नेताओं का क्या रिएक्शन रहा है। हमारा ये रिएक्शन है कि अमेरिका बिल्कुल आश्वस्त है जहां तक उसकी बात है, मूर्खता के कारण, कुछ लिमिटेड जानकारी के कारण, कि वर्ल्ड वॉर 3 न्यूक्लियर पावर के साथ नहीं होगा। और जो भी अंतरराष्ट्रीय नियम है उसको धत्ता बता दो, उसके ऊपर उंगल उठाने वाला कोई नहीं है। छोटा मोटा उसके मान लेते हैं कि उसके कतर या सऊदी अरबिया में या ओमन खाड़ी में कुछ यदि आक्रमण होता है, कुछ अमेरिकी सैनिक मारे जाएंगे, तो उससे अमेरिका के बड़े पूंजीपतियों को कोई मतलब नहीं है। पूरे दुनिया भर के मजदूर क्या सोचे, मुख्य मसला हमारे लिए यह है। और दुनिया भर के वो इंटेलेक्चुअल क्लास जो वास्तव में पूंजीवाद के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, अपना नारा उठा रहे हैं, उनको
क्या रास्ता लेना चाहिए, वह अब ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल आज के समय में हो गया है। जी। मेरे कुछ और सवाल हैं, मैं बाद में फिर प्रतिक्रियाओं की तरफ जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूं, आपने भी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की बात की है सर। ट्रंप जब अपने पहले शासन में थे तब उन्होंने एक तरीके से यूएन को दरकिनार किया, बहुत सारे कदम उठाए। अब भी यूएन को साइड कर रहे हैं, यूएनएससी की मीटिंग चल रही थी, कोई मायने नहीं रखता, उससे पहले यूएनएससी की मीटिंग वो होने नहीं दे रहे थे। ये जो तमाम वो चीजें कर रहे हैं, कि आपको नहीं लगता कि यूएन जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, छोटे देशों के लिए मुसीबत पैदा हो रही है ज्यादा? क्योंकि कम से कम उनके तो कुछ काम आता ही था ना वो। बिल्कुल, छोटे और कमजोर देशों के लिए तथाकथित स्वतंत्र और एक फ्री राष्ट्र की बात है, सार्वभौमिकता की बात है, वह बहुत पहले से ही नहीं था। या तो कोलोनियलिज्म यानी साम्राज्यवादी हम एरा में रहते थे, हमारे ऊपर कोई ना कोई अधिकार सीधे के सीधे करता था। न्यू कोलोनियलिज्म या नौ साम्राज्यवाद का मतलब है कि अप्रत्यक्ष रूप से अपने गुर्गे बिठा के, अपने चमचे बिठा के, अपनी पसंद की सरकार वहां स्थापित करके, चाहे चुनाव हो, नहीं हो, मिलिट्री के द्वारा हो, जैसे भी हो, वह स्थापित करना, जो हम देख रहे हैं कि बांग्लादेश में, दुनिया के अन्य देशों में है। और दुनिया के अन्य देशों में कई ऐसे भी देश हैं जो ललायत हैं कि कैसे ट्रंप के साथ एक भोज में शामिल हो जाएं, कैसे उनके साथ फोटो खिंचवा ले, हाथ मिला ले। इसके लिए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अपने देश की स्वतंत्रता की बात, देश की जनता के लिए काम कर रहे हैं या ना कर रहे हैं। एक उदाहरण इस मामले में अर्जेंटीना के जो राष्ट्रपति, उनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, हावियर मिलेई की बात। वह कहते हैं कि ईरान हमारा दुश्मन है। अब कहां ईरान मिडिल ईस्ट में, कहां इनका अर्जेंटीना लैटिन अमेरिका में, एक दूसरे से पता नहीं डिप्लोमेटिक रिलेशन कहने मात्र के लिए है। और कहते हैं कि इसलिए वह अमेरिका और इसराइल को बहुत धन्यवाद दे रहे हैं कि वह ईरान हमारे दुश्मन को बर्बाद कर रहे हैं। ठीक। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की घटियापंथी चमचागिरी और दासता, मानसिक दासता पूरे विश्व को गिरफ्त में ले चुका है। जी। मैं कुछ और सवाल इसी से जुड़े हुए उठाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने यूएन का मुद्दा उठाया। यूएन जब परमिशन देता है कि आप परमाणु ऊर्जा बना सकते हैं, और एनपीटी पे दस्तखत भी हैं ईरान के, तो फिर आप कैसे ईरान को रोक सकते हो? और ईरान ये कह रहा है ये असंवैधानिक हमले हैं। तो जब यूएन ही पैदल हो गया, वो कुछ कर ही नहीं सकता है, तो ऐसे दौर में सवाल ये पैदा होता है कि हर देश आज परमाणु ऊर्जा बना रहा है, तो ऊर्जा के क्षेत्र में भी ईरान को रोककर क्या उसकी इकोनॉमी जो बची कुछ ही है उसको भी तबाह करने की एक कोशिश है? हथियार वथियार तो सिर्फ मुद्दा है। देखिए, जहां तक यूनाइटेड नेशंस की बात है, अंतर्राष्ट्रीय कानून की बात है, आईसीजे, आईसीसी की बात है, यहां तक कि अमेरिका में उनके सीनेट या कांग्रेस की बात है, चूंकि वहां के डेमोक्रेट सवाल उठा रहे हैं कि बिना कांग्रेस के परमिशन को कैसे किया, यानी वहां के संविधान को कैसे दरकिनार करके ट्रंप की जो इच्छा है, या वहां के जो पहले के भी राष्ट्रपति रहे, चाहे बाइडेन रहे हो या ओबामा रहे हो, किस तरह से करते हैं। या हम दुनिया के अन्य देशों में भी देखते हैं कि संविधान तभी तक संविधान है जब वो जनता के खिलाफ है, दुश्मनों के खिलाफ है। खुद के लिए संविधान का कोई मायने नहीं होता है। जहां तक एनर्जी सेक्टर की बात है, आज दुनिया में इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी सेक्टर वह ऐसे सेक्टर है, अब युद्ध के क्षेत्र को छोड़ दे, वॉर इंडस्ट्रीज की हमने बहुत बातें कर ली हैं, हालांकि सब एक दूसरे से मिले हुए हैं, वह बहुत ही प्रॉफिटेबल है। उस पर कैप्चर करना रेयर अर्थ के साथ साथ बहुत आवश्यक है साम्राज्यवादी देशों के लिए। और इसलिए जहां तक एनर्जी सेक्टर की बात करें, चाहे कोयले से हो, पेट्रोलियम से हो, और परमाणु संयंत्र से हो, जापान में उसका लाइन बिछा हुआ जिसके आधार पर करते हैं, या सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो, उस पर पूरे की पूरी तरह से अमेरिका उस पर पूरी कैप्चर करना चाहता है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो पहले का नारा था, या वॉर अगेंस्ट ड्रग, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म है, या अभी लेटेस्ट जो मागा है, उसका एकमात्र यही लक्ष्य है कि उस पर हमारा अधिकार हो, हमारे तहत तुम काम करो, और वहां के चंद पूंजीपति, चाहे जो भी हो, जैसे भी हालत हो, हमारे देखरेख में आप मजे करें, जनता की बात भूल जाए। और जहां तक इस न्यूक्लियर ट्रीटी की बात है, एनपीटी की बात है, ईरान के अयतुल्ला खामेनेई, यानी वहां के जो धार्मिक सर्वोच्च नेता, उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं बिल्कुल कि हम 0% संवर्धन यानी यूरेनियम का इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस शर्त पे कि पूरे मिडिल ईस्ट, स्पेशली इजराइल, अपने यहां जो वह परमाणु बम बना रहा है उसका निरस्त्रीकरण हो जाए। जी। चलिए इसी मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि आज ट्रंप ने अपने बयान में जो शब्द इस्तेमाल किया वो है डेथ इजराइल, डेथ अमेरिका।
यानी जो अमेरिका मुर्दाबाद का नारा है, जो इसराइल मुर्दाबाद का नारा है, शायद उसका मतलब उसको यही समझ आता है, लेकिन उसने अपने बयान में जो है फोकस इसी पे किया है। यानी उसको ईरान के परमाणु संयंत्रों से भी कोई दिक्कत नहीं है, ईरान की उस विचारधारा से दिक्कत है जो पिछले 40-45 साल से कह रही है कि हमें अमेरिकी साम्राज्यवाद को खत्म करना है, हमें जो इसराइल का कब्जा है उसको खत्म करना है। आप क्या कहेंगे? मुख्य रूप से इन देशों का, जैसे ईरान, वेनेजुएला, छोटे छोटे जो देश हैं, उन्हें अपनी स्वतंत्रता चाहिए, सार्वभौमिकता चाहिए। आखिर क्यों? इसलिए कि विदेशी पूंजी आके जबरदस्ती वहां ना लगाया जाए जहां इनको चाहत नहीं है, ताकि अपने पृथ्वी के अंदर या पृथ्वी के बाहर जो भी इनके पास संसाधन है, नैसर्गिक संसाधन यानी नेचुरल रिसोर्सेज है, इसका इस्तेमाल करें। कल हमने डीआरसी के बारे में यानी कॉन्गो के बारे में बात किया था। इसके लिए स्वतंत्रता चाहते हैं, और यह स्वतंत्रता अमेरिकी साम्राज्यवाद और उनके साथ ब्रिटिश साम्राज्यवाद और दूसरे नेटो हैं, उनको यह पसंद नहीं कि तुम कैसे स्वतंत्र होके तुम कैसे अपने घर के अंदर अपने संसाधनों का उपयोग करोगे और हमें वहां से मुनाफा नहीं करने दोगे, हमें वहां से लूटने की इजाजत नहीं दोगे, हमें बर्दाश्त नहीं है। और इसलिए पूरे मिडिल ईस्ट में यदि सबसे बड़ा दुश्मन बनता है रूस के मदद से, तो वह ईरान है। पहले सीरिया भी था, सीरिया को इन्होंने बर्बाद कर दिया, अब ईरान एकमात्र बचता है। इसलिए, और यह साफ है जो आपने कहा कि डेथ इजराइल, यानी इजराइल इनका फॉरवर्ड मिलिट्री पोस्ट जो इनके कहने पर हर काम करता है मिडिल ईस्ट में, और ईरान है। तो डेथ अमेरिका, यानी इस नारे का मतलब हम भी कहते हैं साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, हम अपने अधिकांश नारों में और जो हम जुलूस निकालते हैं उसमें कहते हैं। और इसलिए कि हमारे साम्राज्यवाद से हमें सीधे के सीधे ना हमारे देश में होने के बावजूद भी हमारी जो बुर्जुआ सरकार है वह उस साम्राज्यवादी सरकार से मिली हुई है, उस जायनोवादी सरकार से मिली हुई है, और इसलिए हम उसका विरोध करते हैं। और ट्रंप की पहली राष्ट्रपति के काल के दौरान, इस राष्ट्रपति के काल के दौरान यह स्पष्ट है कि वह कहीं ना कहीं से खटका है कि इसको खत्म करें। मन में एक बीमारी है, यह लोग धूर्त लोग हैं, और यह बिल्कुल वॉर मॉन्गर और वॉर क्रिमिनल्स हैं, और कहीं ना कहीं से उसको बर्बाद करना चाहते हैं। कोई मतलब नहीं है कि उसका परमाणु बम है कि नहीं है। जी, पीस टू स्ट्रेंथ, नेतन्याहू ने यह शब्द इस्तेमाल किया है। इसका मतलब वो क्या कहना चाहता है कि ताकत के दम पर शांति स्थापित करेगा? बोलना क्या चाहता है वो? इस भाषण में यह भी कहा है कि अब हमने उसको बर्बाद कर दिया है, अब हमें शांति की जरूरत है। यानी पीस थ्रू पावर थ्रू स्ट्रेंथ की बात है। यानी हम तुम्हें पटक दे, बांध दे, तुम्हारे हाथ में हथकड़ियां लगा दे, और जो कहते हैं कि हरदी चूना बुलवाना, कि अब बोल तू मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा। अब हम बराबरी पर संधि करते हैं। यानी उनका यह भी कहना है, जो अपने भाषण में कहा है, कि ईरान अभी भी यदि नहीं मानता है, चूंकि इसके पास बहुत कुछ बचे हुए, बहुत कुछ इसलिए नहीं कि न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बची हुई है, न्यूक्लियर फैसिलिटीज बची हुई है, बल्कि इसलिए कि हमारे खिलाफ वो आंख दिखाने की जरूरत करता है। इसलिए हम उसे छोड़ेंगे नहीं, हमसे समझौता कर ले, यानी वह न्यूक्लियर से उसका कोई रिलेशन नहीं होगा, मिसाइल जितने भी उसको सरेंडर कर दे, अपने जितने भी यूएवी छोड़ दे, हमारे आईएईए, मोसाद और हमारे सीआई के एजेंट को वहां जाने दे, और उसके अधीन में तुम्हारी सरकार रहे। और दिखावा के लिए हो जाएगा कि महिलाओं को हमने मुक्ति दिला दी, उनके ऊपर जो वेल था उसको हटा दिया, हिजाब हटा दिया, वो सब कर दिया, थोड़ा बड़ा दिखा देंगे, डेथ पेनाल्टी कम कर देंगे। हालांकि अमेरिका के जेल में आज जितने लोग भर्ती हैं उतना दुनिया में शायद नहीं है, और जिस तरह से अमेरिका अपने लोगों को फांसी की सजा दे रहा है, उस तरह से और कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी, ये अमेरिका ने सॉरी ईरान ने साफ कर दिया है कि नुकसान नहीं पहुंचा है, और जो यूरेनियम वहां पे था वो पहले ही निकाल लिया गया था। इस मुद्दे को छोड़ देते हैं। मुद्दा ये है, इस वक्त पूरी दुनिया जानना सुनना ये चाहती है कि ईरान क्या करेगा। क्या कासिम सुलेमानी की तरह किसी अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइल मार देगा, या वो इसका बदला इजराइल से लेगा? और एक सवाल और सर, मैं और बढ़ा देता हूं इस सवाल को। अगर मान लेते हैं ईरान ने कतर पे, सऊदी अरब पे, या जॉर्डन में या मिस्र में कहीं हमला कर दिया, तो वो देश भी तो ईरान के साथ लड़ने को तैयार हो जाएंगे ना, कहेंगे तुमने हमारे ऊपर हमला कर दिया। निश्चित रूप से सवाल बहुत बड़ा सवाल है कि ईरान क्या करे। ईरान का रिएक्शन भले ही रहा कि शुरुआत अमेरिका ने की, अंत हम करेंगे। तो यह तो एक जुमला है, अमेरिका का अंत करना ऐसे आसान नहीं है, खासकर तब जबकि पूरे अरब कंट्रीज में जितने भी दर्जन भर से अधिक जो बाकी कंट्री हैं वो अमेरिका और इजराइल के साथ हैं।
और अभी भी उनके रिएक्शन में बड़ी दबी जबान से आ रही कि वह चिंतित हैं, वॉर एस्केलेट कर रहा है, डिप्लोमेसी से इसको हल करो वगैरह वगैरह। डिप्लोमेसी से हल करने का क्या मतलब है कि ईरान को दबा के ईरान का जो भी दांत है उसको नेस्तनाबूद कर दो और उसके बाद से हम आगे बढ़े। और इसमें सऊदी अरेबिया सबसे आगे होएगा, इजिप्ट भी है, तुर्की भी है, और बाकी सब देशों की बात छोड़ दें। जहां तक ईरान का रिएक्शन है उसके तरफ से काफी भारी मात्रा में मिसाइल्स और ड्रोन्स, वह तो इसराइल की तरफ जा ही रहे थे और ये बढ़ना शुरू हो गया है। सऊदी अरबिया, यूएई वगैरह में जो भी एयर बेसेज है वहां पे आक्रमण कर सकता है, कुछ हताहत कर सकता है, कुछ अमेरिकी सैनिक मारे भी जाएंगे। सऊदी अरेबिया में यदि करता है तो निश्चित रूप से सऊदी अरेबिया को एक मौका मिलेगा अपने जनता को दिखाने के लिए कि सीधे वह ईरान के खिलाफ लड़ेगा। हालांकि उनके सारे एयर बेसेस का इस्तेमाल कर रहा है, वहीं से रिफिलिंग हो रहा है, वहीं से सब कुछ हो रहा है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए जोर्डन है। तो ईरान के लिए बड़ा ही मुश्किल समय है और वह निर्भर करेगा। लेकिन सर उल्टा भी तो हो सकता है ना, कि अगर इन लोगों को ईरान का इतना डर लगेगा या इन्हें लगेगा कि ईरान ये कर सकता है, तो ये अमेरिका के तो पिछलग्गू हैं या इनकी ट्रंप से तो ट्यूनिंग है सबकी, तो ये दबाव बना सकते हैं और कोई समझौते की बात बन सकती है। इनकी जनता यदि नहीं इनका खिलाफ करती है तो इनके ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ेगा, अमेरिका के पीछे पूंछ हिलाते रहेंगे, मोसाद और आईडीएफ के पीछे पूंछ हिलाते रहेंगे। इसीलिए मैंने शुरुआती दौर में कहा था कि जरूरत है विश्व के और अपने अपने देश के मेहनतकश जनता का, आवाम का, किसानों का और दबे कुचले लोगों का कि एक साथ मिलकर अपने अपने शासक वर्गों का खिलाफ करें, जिनके मातहत, जिनके द्वारा ये अमेरिकी साम्राज्यवाद वहां तक पहुंच रहा है। तो अंतिम बात कह दूं, जहां तक ईरान की प्रतिक्रिया की बात है वह इस पर निर्भर करेगा कि अब रूस, चीन का मुझे पता नहीं है, रूस किस हद तक मदद करने को तैयार है और किस हद तक रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है, इस पर निर्भर करेगा। और दबे रूप से जो भी नॉर्थ कोरिया कर रहा है वह करेगा। जी। विश्वगुरु जो है वो मध्यस्थता की बात भी नहीं कर रहे हैं, शांति की बात भी नहीं कर रहे हैं, पूरी तरीके से खामोश है। क्यों ऐसा रवैया दिखा रहे हैं विश्वगुरु? यह हमारे विदेश नीति की जबरदस्त फेलियर, बहुत ही दुखदाई है। मैं यह नहीं कहूंगा कि कांग्रेस ही केवल, लेकिन नेहरू के समय में, खासकर इंदिरा गांधी के समय में भी जिस तरह से हमने पैलेस्टीन का समर्थन किया था, इनके मरने के बाद पूरे पैलेस्टीन में, लैंड में एक शोक का माहौल था, उनकी एक संवेदना थी भारत के प्रति, वह सब खत्म हो चुका है। हम बड़े ही बेशर्मी से अमेरिका के पिछलग्गू बन गए हैं। खासकर यहाँ के समझ होने चाहिए भारत के वामपंथी दलों की, जो कहते हैं कि भारत का पूंजीपति वर्ग बड़ा स्वतंत्र है और अमेरिका का पिछलग्गू नहीं है क्योंकि वह अपना बढ़ना चाहता है। इस चीज को हमें समझना चाहिए कि अंदरूनी जो अंतर्द्वंद है, जो हमारी कंपटीशन है अमेरिकी कैपिटलिस्ट क्लास या कनाडा और यूरोप के कैपिटलिस्ट क्लास से, इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं कि हम इसके विरोधी हैं, बल्कि हम उसमें और ज्यादा घुसे जा रहे हैं। यह अंदरूनी भाईचारा है, दो भाई आपस में खेलते हैं, कभी लड़ भी लगते हैं, कभी वो कर लेते हैं। तो भारत की विदेश नीति बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है और केवल वही पुराना जुमला है कि भाई वॉर को एस्केलेट ना करें, धैर्य रखें, डिप्लोमेसी करें। इस डिप्लोमेसी का मतलब क्या है? डिप्लोमेसी का मतलब, मैं दोहरा रहा हूं, कि उस वार का अगला रूप है जिसमें आप ईरान को और कमजोर कर रहे हैं। बिल्कुल। डिप्लोमेसी से नहीं मतलब सुधर रहा है तो वॉर कर रहे हैं, और वॉर के बाद से फिर डिप्लोमेसी कर रहे हैं, आपस में जुड़े हुए हैं। बल्कि धोखा दे रहे हैं, पहले बातचीत कर रहे हैं और फिर पीठ में छुरा घोप रहे हैं, पीछे से तमाम चीजें दिख रही है। वरना 5 दौर की जब बातचीत कर चुका था अमेरिका, 6ठे दौर की बातचीत से पहले जो मसौदा दिया गया था और उस पर बात होने वाली थी, उससे पहले ही हमले इजराइल से ना करवाए गए होते और आज खुद अमेरिका ने हमले ना किए होते। बहुत अहम मुद्दा है ये, इस पर मैं दिन में हो सकता है कई बार आपके सामने हाजिर होने की कोशिश करूं और सर से भी हम अपील करेंगे कि वो थोड़ा वक्त निकालें। अभी आपने तो तमाम जानकारियां दी हैं, उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।